हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके बीच में लाए हैं जी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। तो देखो जी, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके पॉइंट्स के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर से आपको लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। टोटल यूनिट आपकी 12 मार्क्स की है, तो इसमें कोई ऐसा कोई छोटा क्वेश्चन है ही नहीं 2 नंबर का कि आपको यहाँ पे 2 नंबर की चीज पूछे। इस चैप्टर में आपको 3 क्वेश्चन, 3 टॉपिक पढ़ने हैं और इन 3 टॉपिक में से कोई सा एक टॉपिक आपको 5 नंबर में मिल जाएगा। तो भाई अगर आपको अपने 5 नंबर पक्के करने हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है जी। और इस चैप्टर को समझने के लिए आपको चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा, चैप्टर 7 भी आपको पूरी अच्छी तरह से आना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी अप्रोच पढ़ाऊंगा और उस अप्रोच में कई चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं आती होंगी। वो कहाँ से आएंगी? आपको चैप्टर नंबर 7 से आएंगी। तो भाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसका पहले वीडियो देख लो, फिर चैप्टर नंबर 8 कर लेना भाई, ठीक है जी। तो बढ़े सीधा आगे, सीधा बढ़ते हैं भाई अपने टॉपिक पे। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, यानी इक्विलिब्रियम लेवल का डिटर्मिनेशन कैसे हम अचीव करते हैं, इसको हमारे सामने लेके कौन आया, इन सब चीजों को मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो देखो जी, एक प्रोफेसर थे हमारे, प्रोफेसर लॉर्ड केंज। प्रोफेसर लॉर्ड केंज ने इसकी शुरुआत करी। प्रोफेसर लॉर्ड केंज एक तरह से एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के साथ साथ इन्होंने पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को हमारे सामने रखा। अभी तक जो चीजें हम स्टडी करते थे, ये बात है भैया 1930 की। 1930 में जब विश्व में महामंदी का दौर, यानी हम कह सकते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन जिसे बोला जाता था, वो 1930s का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में हम अभी तक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते थे। यानी हम माइक्रो की स्टडी तो करते थे बट मैक्रो की स्टडी नहीं करते थे। तो इसी वजह से इस महामंदी से हमें निकालने वाला जो इंसान था, उसको ही लॉर्ड केंज के नाम से जाना जाता है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया? देखो जी, मंदी के दौर में क्या होता है, लोगों के पास पैसे की कमी होती है, प्रोडक्शन नहीं हो पाता। अब प्रोडक्शन नहीं होता तो ऐसे में एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो पाता, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाती है। एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी तो इनकम भी डिक्रीज हो जाती है। तो देखो, जब प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुआ, इनकम डिक्रीज हुआ, तो आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो भी हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब डिमांड डिक्रीज होगी तो देखो दोबारा से प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये जब एक साइकिल का रूप ले लेता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। और यही दौर चला था 1930 में। तो इस दौर से हमें निकालने वाले जो इंसान था प्रोफेसर लॉर्ड केंज। अभी तक जो हम डिमांड करते थे ये इंडिविजुअल डिमांड करते थे। तो एक पर्सन की डिमांड से क्या हम पूरी इकोनॉमी के डिप्रेशन को खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहीं से ही हमारे सामने कॉन्सेप्ट आता है एग्रीगेट डिमांड का, यानी टोटल डिमांड का। प्रोफेसर लॉर्ड केंज ने कहा कि अगर हम अपनी ओवरऑल डिमांड को बढ़ा दें तो डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने से इनकम इंक्रीज हो जाएगी, और जब इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो दोबारा से आपकी डिमांड बढ़ सकती है। तो इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया उसी को बोलते हैं हम प्रोफेसर लॉर्ड केंज, ठीक है जी। इनके नाम से आपको पूरी की पूरी मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगी। और ये जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें बताया है उन्होंने डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, यानी इन तीनों का इक्विलिब्रियम लेवल हमें कहां पे अचीव होता है, कैसे अचीव होता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पे आप देखोगे, अकॉर्डिंग टू द केंजियन थ्योरी, इक्विलिब्रियम कंडीशन इज जनरली स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड AD and aggregate supply AS, and an economy is in equilibrium when aggregate demand for goods and services equals to aggregate supplies during a period of time। मतलब किसके डिमांड इक्वल्स टू होनी चाहिए, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू होनी चाहिए किसके? एग्रीगेट सप्लाई के। तब वहीं पे हमें क्या मिलता है? इक्विलिब्रियम लेवल। तो इस इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए इन्होंने हमारे सामने 2 अप्रोचेस दी हैं। हम उन दोनों अप्रोचेस को पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहली अप्रोच है हमारी AD एंड AS अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। इस अप्रोच में क्या कहते हैं जी प्रोफेसर लॉर्ड केंज? वही बात कि जहां पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होता है, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तीनों चीजें यहां पे, इनकम बोलो,
एक बात बताओ भाई, अगर इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा तो वो किसके इक्वल है? एम्प्लॉयमेंट के। वो किसके इक्वल है? इनकम के। प्रोडक्शन हुआ, एम्प्लॉयमेंट होगा, इनकम होगी, तीनों चीजें इक्वल होती हैं। तीनों चीजें हमें हासिल होती हैं किसकी मदद से? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की मदद से। ठीक है जी। तो देखो कहता है एडी इक्वल्स टू किसके होना चाहिए? इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताइए। पहली कंडीशन एडी इक्वल्स टू एएस होना चाहिए। तो एडी इक्वल्स टू एएस करके दिखाना है हमें। तो आपको एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा तो आपको एक टेबल और एक डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपकी इमेजिनरी टेबल बनेगी और डायग्राम उस टेबल के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले आपको इनकम के लेवल लेने हैं। टेबल बनाने में आपको सबसे पहले इनकम का लेवल लेना है। सी निकालने के लिए आपको कंजप्शन फंक्शन बताया था अल्फा प्लस बीटा वाई या स्मॉल सी के ऊपर बार प्लस स्मॉल बी वाई। ठीक है जी। अब देखो एडी दो चीजों से मिलकर के बनता है। एडी बनता है सी प्लस आई से और एएस इक्वल्स टू होता है हमारा वाई। तो देखो यहाँ पे इनकम का लेवल पता चल गया, सी पता चल गया। अगर हम आई यहाँ पे फाइंड कर ले तो हमारा क्या निकल जाएगा? एडी निकलेगा कैसे? सी प्लस आई और एएस इक्वल्स टू किसके होता है? हमारा वाई के इक्वल होता है। तो एडी और एएस फाइंड करना हमें। तो इससे हमारा लास्ट में रिमार्क्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो ये रिमार्क्स हो गए हमारे। इनकम के अलग अलग लेवल ले लेते हैं जी। 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600 तक इनकम का लेवल ले लिया हमने। अब मुझे यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन निकालना है। कंजप्शन निकालने के लिए एक पूरा फंक्शन दे रखा है। कंजप्शन फंक्शन नहीं आता होगा तो देखो भाई बेसिक कॉन्सेप्ट में पूरा बता रखा है। अल्फा प्लस बीटा वाई। अल्फा का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजप्शन, यानी जो जीरो इनकम लेवल पे कंज्यूम किया जाता है। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें एज्यूम करूंगा कि मान लो भाई मैंने जीरो इनकम लेवल पे कंज्यूम किया कितना? जब मेरी इनकम जीरो है तो मैंने 50 कंज्यूम किया। अब ये बीटा क्या है? बीटा इक्वल्स टू मैंने वहां पे आपको समझाया था, बीटा इक्वल्स टू होता है एमपीसी। एमपीसी यहां पे हम इमेजिन करेंगे खुद से। मान लेते हैं हम एमपीसी है हमारा 0.5, यानी मैं अपनी इनकम का हाफ पार्ट कंज्यूम करूंगा और हाफ पार्ट सेव करूंगा। 0.5 हमने बीटा मान लिया। अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करूं तो देखो सी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा वाई निकालने के लिए अल्फा का मतलब स्मॉल सी है, स्मॉल सी हमें दे दिया 50 प्लस 0.5 वाई की जगह मैं पुट कर दूं अगर 0, क्योंकि भाई जीरो इनकम का लेवल तो ये रहा। जीरो इनकम लेवल पे मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, यहाँ पे 0.5 कर दिया, इंटू करेंगे तो क्या आएगा? वो 0 ही आएगा। यानी 50 प्लस 0 क्या आएगा आपका? 50 ही आएगा। ठीक है जी। तो ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी। सबसे पहले हमने जीरो इनकम लेवल पे कंजप्शन को फाइंड किया। अब देखो 100 पे कैसे फाइंड करेंगे? यही 50 प्लस 0.5 और यहाँ पे 0 की जगह क्या आ जाएगा? इसके ब्रैकेट में 100 आ जाएगा। अब 100 का हाफ करोगे तो कितना होगा? 0.5 से इंटू करने का मतलब हाफ हो जाएगा। 100 यानी 50 हो गया। 50 में 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। यानी 100 के लेवल पे हमारा कंजप्शन कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है जी। अब जब 200 है, 200 का हाफ कर दो सीधा। 200 का हाफ 150 में आप 50 और जोड़ लो क्योंकि वो ऑटोनॉमस कंजप्शन है। अभी आएगा 150, 200, 250, 300 और 350। ठीक है जी। ये आपका कंजप्शन आ गया। कंजप्शन क्लियर। आगे इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट हमें यहां पे पुट करनी है। तो इन्वेस्टमेंट आपको पता है, मैंने जब बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था, सी और आई हमारा कांस्टेंट रहता है, ऑटोनॉमस रहता है कि इनकम के लेवल से इन्फ्लुएंस नहीं होता। जीरो लेवल पे जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही आगे बढ़ता रहेगा, वो सेम रहेगा। दो तरह के इन्वेस्टमेंट बताए थे, ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड। बट हमें यहाँ पे पढ़ना है कौन सा? ऑटोनॉमस। अब देखो मैं यहाँ से अगर ऊपर से 3 छोड़ दूं, 3 पॉइंट यहाँ छोड़ दिए, 3 पॉइंट यहाँ छोड़ दिए, बीच में आ रहा है हमारा 300। देखो जी इक्विलिब्रियम हमेशा बीचों बीच निकालना चाहिए, उसका भी अलग ही मजा है। बीचों बीच मैंने इक्विलिब्रियम फाइंड किया। ये आपको समझ आया कैसे आया? कंजप्शन फंक्शन दे रखा है, हमने अल्फा मान लिया, बीटा अपनी तरफ से एज्यूम किया, हमारा सी निकल गया। आपको खुद से यहाँ पे इमेजिन करना होता है। आपको सिर्फ बोल देगा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट बताओ, तो ये टेबल आपको खुद से बनानी है। तो 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 लिख लोगे। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 लिख लिया हमने। अब यहाँ पे देखो 200 में मैं कितना जोड़ूं कि वो इसके इक्वल हो जाए 300 के, तो 200 में मुझे ऐड करना पड़ेगा 100। और एक बार जब मैंने 100 लिख लिया तो हर किसी में मैं क्या लिख लूंगा भाई? 100 लिख लूंगा, क्योंकि ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है भाई। सारे पॉइंट्स में मैंने 100 लिख लिया। क्या लिख लिया? 100। क्लियर। तो यहां पे हमारा तीनों में सब में 100 आ चुका है। अब देखो
एडी निकालने के लिए सी प्लस आई 100 प्लस 50 कितना आएगा 150, 200, 250, 300, 350, 400 और 450। ठीक है जी, हमारा एडी आ गया। एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए क्या किया, सी प्लस आई कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ दिया। अब हमें एएस इक्वल्स टू वाई, यानी जो वाई दे रखा है वही एएस है, दोनों इक्वल है। ये हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है 0, 100, 200, 300, 400, 500 और ये हो गया हमारा 600। तो देखो जब जीरो इनकम लेवल थी तब डिमांड कितनी हो रही थी 150, इनकम बढ़ी डिमांड भी बढ़ी। बट एक पॉइंट ऐसा है जहां पे दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाते हैं, इसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहां पे हुआ, जहां पे एडी इक्वल्स टू किसके है, एएस के। ठीक है जी, यहां पे हमारा एडी और एएस दोनों इक्वल हो चुका है। अब इससे ऊपर देखो, इस वाले पार्ट में देखो जी, इस वाले पार्ट में हमारा डिमांड ज्यादा हो रही है किससे, एएस से। एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन है एएस। 150 है वो 0, ये 200 है ये 100 है, तो यहां पे एडी इज ग्रेटर देन एएस हो गया हमारा। और यहां पे देखो जी, यहाँ पे AD इज लेस देन है AS। बट हमें इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे AD इक्वल्स टू किसके हो, AS के। अगर आपसे बोले टेबल से एक्सप्लेन करो तो आप ये आसानी सी, इतनी आसान टेबल आपको कहीं नहीं मिलेगी भाई। तो इतनी आसान टेबल में आपको करना क्या है, सिर्फ इसको 50 मान लेना है, 50 में 50-50 जोड़ते जाओ, आपका सी निकल गया। बीचों बीच जो नंबर आएगा उसमें देखो कि भाई इनकम के लेवल में जो निकालने के लिए, इनकम लेवल निकालने के लिए आपको कंजप्शन में कितना ऐड करना है, तो 200 में ऐड किया हमने कितना 100, तो 300 आ गया। तो देखो 300 इक्वल्स टू 300, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू किसके आ गया, एग्रीगेट सप्लाई के। तो ये टेबल आप पूरी नोट कर लो आराम से। उसके बाद बढ़ते हैं हम इसके डायग्राम पे। तो अब जल्दी से आपको एक डायग्राम बना करके दिखाता हूं। इसका डायग्राम देख लो जी, x0 y, ये है आपका AS इक्वल्स टू वाई। AS इक्वल्स टू वाई होता है हमारा, जितना हमारी इनकम है उतना ही हमारा सप्लाई होगी, एग्रीगेट सप्लाई। 45 डिग्री की लाइन से बनाते हैं हम इसे। ठीक है जी, नीचे आप लिख लोगे इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट हमने एक्स एक्सिस पे लिख लिया। इधर हम लिख लेंगे जी एग्रीगेट डिमांड। अब हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाना कहाँ सीखा था भाई, 7th चैप्टर में। तो एक एग्रीगेट डिमांड कर्व बना लेंगे, AD इक्वल्स टू C प्लस आई। AD इक्वल्स टू C प्लस आई, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे हमें क्या मिलेगा जी, इक्विलिब्रियम लेवल। यानी जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं वहीं से ही हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमें फाइंड हो जाएगी। तो AD इक्वल्स टू AS है, यहाँ पे आप AD इक्वल्स टू क्या कर सकते हो, AS यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसे ही हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये फुल इक्विलिब्रियम लेवल या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहलाता है, जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। अब यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नॉर्मली हमारा बन गया है, डायग्राम बन करके तैयार है, सब कुछ हो चुका है। अब इसकी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन कर रखी है और कुछ नहीं, जैसा जैसा हमने किया है वो सब चीजें हुई हैं। बट मेरा क्वेश्चन है कि यहीं पर ही क्यों इक्विलिब्रियम मिल रहा है हमें, हम यहां पे भी तो इक्विलिब्रियम गेन कर सकते हैं, या हम यहां पे भी तो इक्विलिब्रियम गेन कर सकते हैं y1 या y2 पे। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको। अगर आपसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट आए तो आपको यहीं तक बनाना है। बट अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जब यहां पे देखो एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन है एग्रीगेट डिमांड, और यहां पे एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन है एग्रीगेट सप्लाई, तो यहां पे क्यों नहीं इक्विलिब्रियम, या यहां पे क्यों नहीं, हमें AD इक्वल्स टू AS पे ही क्यों इक्विलिब्रियम मिलता है भाई। तो इसके पीछे रीजन समझो थी। अगर मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम गेन करूँ, मैं y1 पे आकर के इक्विलिब्रियम गेन कर लूँ, यहाँ पे सप्लाई हो रही है ज़्यादा, डिमांड हो रही है कम। खुद सोचो, मेरे पास किसी चीज़ की सप्लाई मैं कर रहा हूँ 10, बट उसकी डिमांड है सिर्फ 5। अब मैं 5 एक्स्ट्रा किसके लिए सप्लाई कर रहा हूँ, मैं 5 एक्स्ट्रा सप्लाई करूंगा तो उसमें मेरे रिसोर्सेज लगेंगे, और जब मेरे उसमें रिसोर्सेज लगेंगे तो उसको कोई खरीदने वाला नहीं होगा, तो ऐसे में मेरे को लॉस होगा कि नहीं होगा। तो एक प्रोड्यूसर
अपना कभी लॉस नहीं चाहेगा, तो वो अपने प्रोडक्शन को उस पॉइंट तक कम करेगा जब तक किसके इक्वल ना हो जाए, AD इक्वल्स टू AS ना हो जाए। ठीक है जी। यहां पे आप देखो डिमांड ज्यादा है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, डिमांड हो रही है 10, मैं सप्लाई कर रहा हूं 5, किसका नुकसान है भाई इसमें? मेरा ही तो नुकसान है। जब मुझे पता है पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा है, मैं कम बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो फिर किसका नुकसान होगा? मेरा ही। तो ऐसे में मैं अपने प्रोडक्शन को उस पॉइंट तक एक्सपेंड करूंगा जब तक AD इक्वल्स टू क्या ना हो जाए, AS। तो कभी भी एक कंज्यूमर ना तो एक प्रोड्यूसर ना तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम गेन करेगा, ना ही यहाँ पे गेन करेगा। कब? जब AD इक्वल्स टू किसके हो, AS के होता है। तो उसे हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं। ठीक है जी। होप आपको ये समझ आया है। अब देखो जी, इन फिगर द AD+I कर्व शोज द डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर द by consumer and firms corresponding to each level of income. The economy is in equilibrium at point E. So point E is called market equilibrium. ठीक है जी। Where C+I curve intersect the 45 degree line, 45 degree line को कट कर रही है। E is the equilibrium point because at this point the level of desired spending on the consumption and investment exactly equals to the level of total output। मतलब जितना आउटपुट है उतनी आपकी डिमांड हो रही है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ठीक है जी। कहता है इट इज द सिचुएशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड विच बिकम्स इफेक्टिव बिकॉज इट इज इक्वल्स टू AS। मतलब इसे इफेक्टिव डिमांड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये किसके इक्वल है? AS के इक्वल है। ठीक है जी। तो आप ये डायग्राम बना लीजिए, ये थ्योरी आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो लिख लीजिए, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे भाई। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, टेबल बनानी है, डायग्राम बनाना है और उसको एक्सप्लेन कर दोगे तो आपके 5 नंबर पक्के। 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले डेफिनेशन में क्या है? AD इक्वल्स टू AS होना चाहिए। टेबल में क्या करके दिखाना है? AD इक्वल्स टू AS होना चाहिए। डायग्राम में क्या करके दिखाना है? AD इक्वल्स टू AS होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन में क्या करना है जी? AD इक्वल्स टू AS होना चाहिए। बस इतना सा दिमाग में बैठा लो कि AD इक्वल्स टू AS होना चाहिए, ये टॉपिक पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो बहुत इजीली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगले टॉपिक पर बढ़े। नेक्स्ट अप्रोच, सेकेंड अप्रोच जो है हमारी S और I अप्रोच, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। क्या है जी S और I अप्रोच में? समझेंगे, कुछ नहीं करना, सेम वही चीज जो अभी हमने पीछे करी है वही चीज दोबारा रिपीट करनी है। बस वही चीज दोबारा बोल दो कि I इक्वल्स टू होना चाहिए किसके? S के। जब I और S दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उससे हम क्या कहेंगे भाई? इक्विलिब्रियम लेवल। तो देखो जी, इसके लिए भी आपको एक टेबल बनानी है। सबसे पहले यही डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट अ लेवल व्हेन प्लान सेविंग इज इक्वल्स टू प्लान इन्वेस्टमेंट। तो जितनी आपकी प्लानिंग है सेविंग करने की वो किसके इक्वल हो जाए? जितना आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दोनों चीज इक्वल हो जाएंगे तो उसे इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं। इस पूरी कंडीशन को हम एक टेबल और डायग्राम से बना करके दिखा देंगे। तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाने के लिए टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो y इक्वल्स टू C मैंने अभी आपको सिखा दिया है। I यहां तक मैंने पूरा आपको सिखा दिया है कि y अगर मैं 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600 इनकम के अलग अलग लेवल ले लिए मैंने। यहाँ पे कंजप्शन मैंने इसको 50 माना तो 50-50 ऐड करते रहेंगे क्योंकि हमने ऑटोनॉमस कंजप्शन लिया है यहाँ पे 50 और MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो कंज्यूम है वो भी कितना है? 0.5 है, यानी हाफ कंज्यूम करेंगे हाफ सेव करेंगे। तो 200, 250, 300, 350। इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताई है 100 रहेगी। कितनी रहेगी भाई? 100। अब हमें I और S अप्रोच चाहिए तो मुझे सेविंग को फाइंड करना होगा। सेविंग को निकालने के लिए क्या करना है? y इक्वल्स टू होता है C प्लस S। तो S निकालना है तो C इधर चले जाएगा तो S इक्वल्स टू हो जाएगा y माइनस C। यानी इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर लूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा? सेविंग। 0 में से 50 गए तो भाई माइनस का 50। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारा सेविंग फंक्शन माइनस में होता है हमेशा। ठीक है। 100 में से 100 गए तो भाई 0, 50, 100, 150, 200 और 250। ठीक है जी। अब देखो जहां पे हमें पिछली बार इक्विलिब्रियम मिला था वो आपको पॉइंट याद होगा। जब हमारा कंजप्शन 200 हो रहा था, इन्वेस्टमेंट 100 हो रही थी, तो 200 प्लस 100 300, 300 इक्वल्स टू 300 हमने करके दिखाया था। अब देखो वहीं पे ही हमारा I इक्वल्स टू किसके हो रहा है? S के हो रहा है। तो यहाँ पे आप रिमार्क्स में आप देख सकते हो इजीली, रिमार्क्स में आप इजीली देख पाओगे कि यहाँ पे I इक्वल्स टू क्या है हमारा? S है। इससे ऊपर हमारा I ग्रेटर देन है S से और इसके नीचे हमारा I लेस देन है S से। ये हमारा क्या हो गया जी? इक्विलिब्रियम लेवल।
ये हमें मिल गया इक्विलिब्रियम। क्लियर? I इक्वल्स टू किसके हो, जहां पे S के होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल। तो जो टेबल मैंने पीछे बनाई थी उसी को ही मैंने यहाँ पे यूज किया S निकालने में, और आपके दोनों अप्रोचेस यहाँ पे पूरी होती हैं। ठीक है जी, तो आगे बढ़े, इसका डायग्राम देख लेते हैं जल्दी से। चीजें बहुत ही आसान हैं। इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा। इन्वेस्टमेंट कर्व आपका कांस्टेंट होता है, एक्स एक्सिस पे 100 है तो 100 ही रहेगा। सेविंग नेगेटिव से स्टार्ट होकर के पॉजिटिव में जाती है, जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे हमें I इक्वल्स टू S मिल रहा है, यानी ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल। यहां से हमें इक्विलिब्रियम इनकम मिलेगी। यहां पे लिख लो जी इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। और इधर हमारा आएगा इन्वेस्टमेंट और सेविंग, I और S हमारा इधर आ जाएगा। यहाँ पे देखो जी S इज ग्रेटर देन है I, और यहाँ पे I इज ग्रेटर देन है S। अब वही क्वेश्चन यहाँ पे भी आ जाता है कि मैं यहाँ पे क्यों नहीं इक्विलिब्रियम गेन कर पा रहा, Y1 और Y2 पे क्यों नहीं मिल रहा मुझे इक्विलिब्रियम, क्योंकि भाई यहाँ पे अभी सेविंग ज़्यादा हो रही है इन्वेस्टमेंट से। तो जब सेविंग ज़्यादा हो रही है तो मैं अपने प्रोडक्शन को उस पॉइंट तक डिक्रीज करूंगा जब तक I इक्वल्स टू किसके ना हो जाए, S के। यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहा हूँ इकोनॉमी में, और मैं यहीं पे आके इक्विलिब्रियम गेन कर दूँ, मेरी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पैसा आ रहा है, बट मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा, तो फिर मैं क्या करूँगा जी, अपने प्रोडक्शन को और बढ़ाऊंगा जब तक I इक्वल्स टू किसके ना हो जाए, S के। तो ये डायग्राम बना लोगे आप, इसको एक्सप्लेन कर लोगे। वही चार चीज़ें यहाँ पे करनी है, डेफिनेशन, टेबल, डायग्राम और एक्सप्लेन। तो आपको कितने में नंबर मिल जाएंगे भाई, पूरे 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे I और S अप्रोच से। पहली अप्रोच AD एंड AS अप्रोच, दूसरी I एंड S अप्रोच। दोनों अप्रोचेस हमारी खत्म। यहाँ पे कहता है इन फिगर इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बिकॉज ऑफ द ऑटोनॉमस कैरेक्टर ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया क्यों एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि ये ऑटोनॉमस है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ता है बट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता। ठीक है जी, कहता है द सेविंग कर्व स्लोप्स अपवर्ड शोइंग दैट एज इनकम राइजेस सेविंग ऑल्सो राइजेस। मतलब इनकम के बढ़ने के साथ सेविंग बढ़ती है, ये चीज हमने पढ़ी है। ठीक है जी, द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई वेयर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब जहां पे I और S एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल। क्लियर? कहता है एट पॉइंट ई एक्स एंड सेविंग इज इक्वल्स टू एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, OI इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ए। मतलब ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है। तीनों चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो I और S अप्रोच हमारा खत्म, दोनों अप्रोचेस खत्म, कुछ नहीं है पूरी अप्रोच में। AD इक्वल्स टू AS होना चाहिए और I इक्वल्स टू S होना चाहिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है जी, अब आते हैं हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है जी, जरा एक डायग्राम से समझिए। वैसे तो मैंने जब AD और AS अप्रोच पढ़ाया था वहीं पे बता दिया था। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल AS इक्वल्स टू Y, AD इक्वल्स टू C प्लस I। अब मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे अचीव हुआ जी, जितनी डिमांड हो रही है उतनी हमने सप्लाई कर दी है। तो जितने लोगों की डिमांड हो रही है सबके लिए सप्लाई हो पा रही है, तो जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को पूरा रोजगार मिल रहा है। यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है हमारा। बट अगर मैं बात करूँ डिमांड बढ़ जाए, डिमांड हमारा AD 1 शिफ्ट हो जाए, C प्लस I इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की वजह से हमारी डिमांड बढ़ जाए और ये नए पॉइंट पे आ जाए E1 पे, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब देखो जब सभी लोग यहाँ पे रोजगार प्राप्त कर चुके हैं तो क्या हम यहाँ पे आगे बढ़ सकेंगे, बिल्कुल नहीं, हमारा आउटपुट राइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोगों को पहले ही पूरा रोजगार मिल चुका है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट है। अगर डिमांड कम हो जाए, AD 2 हो जाए, C प्लस I प्लस ब्रैकेट में माइनस का चेंज इन I, इन्वेस्टमेंट कम हो गई जी, इससे क्या होगा, हमारा नया पॉइंट मिलेगा E2। इन्वेस्टमेंट कम होने से ये जो लेवल हमें अचीव मिलेगा इसे हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो आपको ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है जी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्लियर? तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको डायग्राम बनाना है तो बना लीजिए, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको समझने की। ठीक है जी।
यहाँ पे आप इनकम, आउटपुट, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, डिमांड बढ़ती है, डिमांड कम हो रही है तो उससे हमारा एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी चेंज होता है। बट ऊपर तो जा ही नहीं सकते क्योंकि यहीं पे पहले ही रोजगार मिल चुका है। अंडर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है बट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे अचीव करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तीसरा जो टॉपिक है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, कुछ न्यूमेरिकल टर्म में भी बना सकता है और आपको कॉन्सेप्ट भी पूछ सकता है। तो क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? देखो जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर जेएम मिल्स केन्स के बिलीव that an initial increment in investment increases the final income by many times। कहता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपकी इकोनॉमी में अगर कोई आकर के इन्वेस्टमेंट करता है तो वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, जो स्टार्टिंग में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, वो आपकी इनकम को कई गुना बढ़ा देगा, मैनी टाइम्स। अब वो जो मैनी टाइम्स होता है ना, उसे ही हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को यहाँ पे के से डिनोट किया जाता है। अगर मैं मान लो के की वैल्यू है 4, कितनी है के की वैल्यू? 4 का मतलब 4 टाइम्स। के की वैल्यू है 8 तो के का मतलब क्या हुआ? 8 टाइम्स। अगर मैंने माना इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट मैं 100 करोड़ कर दूं, अगर इनिशियली किसी ने इकोनॉमी में 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया और के की वैल्यू दे दी 4, तो हमारी इनकम में कितने टाइम्स चेंज आएगा? 4 टाइम। तो हमारी चेंज इन इनकम कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 4, यानी आपकी कितनी इनकम बन जाएगी यहाँ पे? 400 करोड़। तो के इक्वल्स टू, आप फॉर्मूला लिख सकते हो, के इक्वल्स टू एक फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई। इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में जितने टाइम्स चेंज आता है उसको डिनोट करता है कौन? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। अब मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला बनाया तो वो बना है चेंज इन वाई निकालने के लिए हमने क्या किया? के को इंटू कर दिया चेंज इन आई से। ठीक है जी, तो बहुत बेसिक सी चीज है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये डिनोट करता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में कितने टाइम्स चेंज आता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म। अब देखो जी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता है मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो वही फॉर्मूला जो मैंने लिखा कि इसका जो रेशियो है, चेंज इन वाई और चेंज इन आई के रेशियो को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक है जी, अब मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। एमपीसी बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखो एक सिंपल सी चीज समझो, किसी का कंजप्शन किसी की इनकम बनता है, किसी का कंजप्शन किसी की इनकम बनेगा। तो यहां पे आपको चीज समझनी है कि देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। एमपीसी और मल्टीप्लायर की वैल्यू में कैसा रिलेशन है जी? पॉजिटिव। कंजप्शन जितना ज्यादा होगा इनकम उतनी ज्यादा होगी। अगर मेरे से कोई ज्यादा कंज्यूम करेगा तो मेरी इनकम ज्यादा होगी, कंज्यूम कम करेगा तो इनकम कम होगी। तो कंजप्शन और इनकम का कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। तो मल्टीप्लायर और एमपीसी का भी कैसा रिलेशन बनेगा? पॉजिटिव। ठीक है जी, तो यहां पे आपको आगे कहता है कि हायर एमपीसी मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। मतलब कि ज्यादा एमपीसी ज्यादा आपकी, हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। एमपीसी ज्यादा है तो के की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ठीक है जी, तो अब के लिए फॉर्मूला यहां पे बनेगा के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। ये सारे फॉर्मूले आपको नोट करने हैं, याद रखने हैं। के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। अब के की आपको वैल्यू पूछ सकता है, 2 नंबर में क्वेश्चन बन जाएगा कि के की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो के की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी मैक्सिमम 1 हो सकता है, मैंने कहा था एमपीसी क्या हो सकता है? मैक्सिमम 1। तो 1/1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो के की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी। के की मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे पूछ ली जाए तो कितनी होगी? इन्फिनिटी। कब? जब आपका एमपीसी 1 होगा। और के की मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई हमारी? के इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0। तो के की मिनिमम वैल्यू होती है 1।
जब आपकी एमपीसी की जो वैल्यू है वो जीरो है, अगर आप पूरी इकोनॉमी में कंजप्शन जीरो कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता, बट इन केस अगर आपका कंजप्शन जीरो है, एमपीसी जीरो है, तो उस टाइम पे के की वैल्यू कितनी होगी 1, और जब के एमपीसी की वैल्यू 1 होगी तो उस टाइम पे ये क्या हो सकता है हमारा मैक्स इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू हमें पता चल गई है, इन्फिनिटी और 1। ठीक है जी, तो के की वैल्यू हमें पता चल गई। इसके अलावा के का एमपीएस के साथ कैसा रिलेशन है, अब आपको पता है एमपीसी और एमपीएस दोनों को जोड़ के 1 आया था, तो 1/1 माइनस एमपीसी आपका जो बनेगा के साथ रिलेशन, कि आप जितनी ज़्यादा सेविंग करोगे उतना कम आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होगा, तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो के इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला बनेगा 1 में एमपीएस, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, के इक्वल्स टू 1 में एमपीएस। 1 माइनस एमपीसी जो करोगे वो किसके इक्वल होगा, एमपीएस के इक्वल होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका सारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। बढ़ते हैं इसके लास्ट टॉपिक पे। यहाँ पे हमें वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर पूछा गया है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है, कैसे हम बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में चेंज आता है। तो इस चीज को आप एक पहले यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, उसको समझ लो। द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्टर दैट वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन्स इनकम, मतलब एक का जो कंजप्शन है या खर्चा है वो दूसरे की इनकम बनता है। बहुत इजीली आपको समझ आ रहा है, आप अगर कंज्यूम करोगे तो मेरी इनकम होगी। When an additional investment is made, then income increases many times more than the increase in investment, मतलब जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी है उससे कहीं ज़्यादा टाइम्स आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है। तो कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझना है। तो देखो भाई, एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ यहाँ पे लिख के, कि मान लो इनिशियली किसी पर्सन ने आकर के इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किया 100 करोड़ रुपए। अब जो चीज़ मैं ये बता रहा हूँ वो वर्डिंग में लिख रखी है नीचे। 100 करोड़ रुपए किसी ने इन्वेस्ट किया, तो ये 100 करोड़ किसी की इनकम बन जाएगी। अब आपको पता है इनकम का एक पार्ट क्या होता है, कंज्यूम होता है, और एक पार्ट क्या होता है, सेव। मान लो हमने एज्यूम किया कि हम हाफ ऑफ द इनकम कंज्यूम करेंगे और हाफ सेव करेंगे, तो 100 का हाफ कितना हुआ जी, 50 करोड़। 50 करोड़ सेव हो जाएगा, 50 करोड़ कंज्यूम हो जाएगा। अब जो सेविंग हो गया वो तो यहीं पे खत्म हो गया, बट जो कंज्यूम होगा वो फर्दर किसी की इनकम बनेगा, यानी 50 करोड़ दोबारा से किसी की इनकम बनी। इनकम का फिर एक पार्ट कंज्यूम होगा और एक पार्ट सेव होगा, यानी 25 करोड़। अब जो सेव किया वो खत्म, बट जो आपने कंज्यूम किया वो फर्दर किसी की इनकम बन जाएगा। ये प्रोसेस इकोनॉमी में तब तक चलता रहेगा जब तक ये जीरो ना हो जाए, टिल बिकम्स जीरो। और जब ये जीरो हो जाएगा तो उस टाइम आप देखोगे कि आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कई गुना बढ़ गई होगी। अब इस पूरी चीज को मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल से बता रखा है। सपोज अ पर्सन स्पेंड 100 करोड़ इन द इकोनॉमी एंड द एमपीसी इज 50%, दैट पर्सन बाय 100 करोड़ फ्रॉम ए, मतलब उसने बाई किया कुछ चीज, इन्वेस्टमेंट किया है तो बाई करना हुआ। ठीक है जी, तो दस द इनकम ऑफ पर्सन ए is 100 करोड़, पर्सन ए सेव 50%, दैट इज 50 करोड़ एंड बॉट 50 करोड़ ऑफ गुड्स फ्रॉम बी, मतलब ए ने बी से खरीदा तो बी की क्या होगी, वो इनकम होगी। तो किसी का कंजप्शन किसी की इनकम बनता है। ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे मैंने वर्डिंग में लिखवा दिया। अब इसी पूरे प्रोसेस को एक टेबल से बनाएंगे, एक टेबल से पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखो जी टेबल कैसे बनेगी। तो सबसे पहले इसमें आएगा राउंड्स, राउंड चेंज इन आई, चेंज इन वाई, चेंज इन सी, चेंज इन एस। देखो जी फर्स्ट राउंड में आकर के किसी बंदे ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, 100 करोड़ किसी की इनकम बन जाएगी। 100 का हाफ कंज्यूम कर रहे हैं यानी 50 करोड़, 50 करोड़ कंज्यूम हो रहा है, 50 करोड़ सेविंग हो रही है, कोई दिक्कत। यही 50 करोड़ अगले राउंड में, सेकंड राउंड में आकर के किसी की इनकम बन जाएंगे। इन्वेस्टमेंट यहीं पे खत्म, एक बार करा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये खत्म। 50 करोड़ जो कंजप्शन था वो किसी की इनकम बन गया। कंजप्शन इसका हाफ कंज्यूम करोगे, हाफ सेव करोगे। तीसरे राउंड में यही चीज दोबारा किसी की इनकम बन गई, इसका हाफ कंज्यूम किया, इसका हाफ सेव किया। चौथे राउंड में आकर के यही चीज क्या हो जाएगी, 12.5। अब बच्चे बोलेंगे भैया कब तक करना है जी, आप 3 पॉइंट तक कर सकते हो, मुझे चौथे पॉइंट तक आता है, उसके आगे मुझे भी नहीं आता, तो उससे आगे मैं भी नहीं करूंगा। 6.25 यहां तक कर लिया जी, इससे आगे नहीं करना। 3 मैक्सिमम 3, क्योंकि वैल्यूज वो कभी कभी अपने हिसाब से दे देगा। मैंने यहाँ पे 100 करोड़ दिया, वो क्या पता आपको 500 करोड़ दे दे। मैंने यहाँ पे एमपीसी एज्यूम किया है 0.5, वो आपको कुछ और दे दे, तो उस हिसाब से आपको 3 पॉइंट तक निकालना है। इससे आगे क्या लिख देना है, डॉट 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 डॉट, कुछ नहीं,
इससे आगे यहाँ तक ऐसे लिखा और यहाँ पे लिख दिया टिल बिकम्स 0, जब तक ये 0 नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस करते रहना है। ठीक है जी, नीचे टोटल कर लेंगे तो यहाँ पे लिख लो जी टोटल, इधर लिख लिया टोटल। अब इसको टोटल करना तो बहुत आसान है, 100 है तो 100 ही रहेगा, बट इसको टोटल करना बड़ा ही मुश्किल है। कैसे टोटल करेंगे भाई, 0 तक जाते जाते तो मुश्किल हो जाएगी, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूले में क्या करना है जी, हमें 2 फॉर्मूले लगाने हैं यहाँ पे। के इक्वल्स होता है आपका चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई। अब देखो चेंज इन आई हमें पता है 100 करोड़ है, चेंज इन आई हमें पता है 100 करोड़ है। अगर हमें के पता चल जाए तो चेंज इन वाई निकल जाएगा। के को निकालने के लिए आपको एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी हमने कितना एज्यूम किया है यहाँ पे 0.5। 1 अपॉन में 0.5 किसके इक्वल हो जाएगा भाई यहाँ पे 2। के की वैल्यू आ गई कितनी 2, तो अब वैल्यू पुट कर देंगे के की जगह 2, चेंज इन वाई और चेंज इन आई है हमारा 100 करोड़। चेंज इन वाई इक्वल्स टू 100 इंटू 2, आपका कितना आ गया जी 200 करोड़ आपका आ गया क्या चेंज इन वाई, यानी ये प्लस करके कितना आएगा 200 करोड़। अब ये 2 कैसे निकलेंगे, अरे इनकम का एक पार्ट कंज्यूम हो रहा है एक पार्ट सेव हो रहा है, इनकम का हाफ कंज्यूम कर रहे हैं तो 100 करोड़ कंज्यूम करेंगे और 100 करोड़ क्या हो जाएगा जी आपका सेव हो जाएगा। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ये पूरा आपका यहाँ पे तैयार है टेबल। अब इसी चीज को डायग्राम से एक्सप्लेन करना है, क्या पता वो आपको क्वेश्चन दे दे कि इस पूरे प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई निकालो, ये वैल्यू आपको 100 की जगह कुछ और दे दी, एमपीसी कुछ और दे दिया। मान लो एमपीसी आपको दे दिया जाए 0.6, तो आप 100 का 0.6 कंज्यूम करोगे। 100 का ये तो आप नोट कर लो पहले, मैं ये इससे अगला बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, ये 0.6 दे दिया, 0.75 दे सकता है, 0.80 दे सकता है, कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। मैंने 0.6 मान लिया तो 100 का 0.6 60 यहाँ पे कंज्यूम होगा और 40 सेव होगा। 60 दोबारा किसी की इनकम बनेगा तो फिर 60 का 60% दोबारा से आपका क्या हो जाएगा भाई 36 आपका क्या होगा कंज्यूम होगा और बाकी का जो बचा वो सेव हो जाएगा 24। ठीक है, ये 3 पॉइंट तक करना, उसके बाद डॉट डॉट करके ये फॉर्मूला लगाना के इक्वल्स टू चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई। पहले के निकाल लेना कैसे 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी से। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपका पूरा खत्म। ठीक है, नोट कर लो आराम से वीडियो पॉज करके। अब हम इसको एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब देखो जी x0 y, आपको पता है as इक्वल्स टू किसके होता है y के, ad इक्वल्स टू किसके होता है c प्लस i के। जहाँ पे दोनों ने कट किया यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिला, यहाँ से हमें एक इनकम का लेवल मिला। अगर मैं बोलूँ कि मेरी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, कब, जब मेरी इकोनॉमी में कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो जाए। क्या हो जाए भाई एडिशनल इन्वेस्टमेंट, चेंज इन आई प्लस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ने से मेरा इक्विलिब्रियम लेवल ऊपर शिफ्ट हुआ। अब यहां से देखो मेरा इनकम का लेवल ये मिला, यहां पे इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से, किस में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से, चेंज इन आई होने से देखो इनकम में चेंज आ गया, किस में चेंज आ गया चेंज इन वाई। इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में जो चेंज आता है उसे ही हम क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में चेंज आया, इसी को के इक्वल्स टू चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई से हमने बताया था। तो वैसे आपको ये डायग्राम से नहीं पूछता, आपको ज़्यादातर ये पूछा जाता है टेबल से, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पे हमने पूरे अपने तीनों क्वेश्चन कर लिए, AD/AS अप्रोच हो गया, I&S अप्रोच कर लिया और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ठीक है जी, तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप अगर ये वीडियो अगर आपको सही में पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू, धन्यवाद आप सभी का।